हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और दोस्तों हमारी रात 8:30 बजे की क्लासेस हैं। ठीक है। दोस्तों ये क्लास पहले 8 बजे होती थी, लेकिन इसको थोड़ा सा आधे घंटे हमने शिफ्ट कर दिया है। तो अब से ये क्लासेस जो पहले 8 बजे आपको मिलती थी, अब ये 8:30 बजे मिला करेगी। इसका जो शेड्यूल है, क्लास के शेड्यूल है, मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हैं, वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जा सकते हैं और देख सकते हैं शेड्यूल को। ठीक है दोस्तों, मैंने जो शेड्यूल डाला हुआ है, अब ये हमें हर वीक का आपको एक शेड्यूल डाल दिया करूँगा कि इस वीक ये क्लासेस आपकी इस टाइम पर रहा करेंगी। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस वीक आपको कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो मिलने वाली हैं। ठीक है गाइस। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि नॉलेज स्काई एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आप नॉलेज स्काई को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स कलीग को भी बताएं कि वो नॉलेज स्काई सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोग फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। और जो लोग स्पेशली अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे कोर्सेज़ को और क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये नॉलेज स्काई का लोगो है और नॉलेज स्काई को आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिनको लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, वो सभी नॉलेज स्काई कुछ इस तरह लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर, तो इस लोगों के साथ जो आपको चैनल मिलेगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर सारे पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड फ्री कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट देखें, यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो भी हमारी आप प्लेलिस्ट देखें। मुझे विश्वास है कि आप हमारी प्लेलिस्ट से संतुष्ट होकर जाएंगे और आपका जो टाइम वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, वो टाइम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी, और हमारा टारगेट है हम 30 घंटे में इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करने वाले और इंडियन पॉलिटी थोड़े से अट्रैक्टिव वे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं लक्ष्मीकांत बुक का एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। ठीक है। 30 घंटे मैंने किस हिसाब से डिज़ाइन किए आपको आगे आने वाली क्लास में पता चल जाएगा। आप दोस्तों पूरा वीडियो देखें। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक पॉलिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको पॉलिटी का पी भी नहीं आता, इन 30 घंटों की क्लासेस के बाद आपको डेफिनेटली पॉलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप इस पहले वीडियो से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे। यदि आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कंसेप्ट पॉलिटी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चनरी सीरीज़ भी रखी हुई है, कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। तो पूरे वीडियो पर आप बने रहें। डेफिनेटली आपको इस वीडियो के बाद पॉलिटी का एक दूसरा नज़रिया दिखेगा, पॉलिटी आपको बहुत आसान लगने लगेगी। और यदि पॉलिटी अभी तक आपको समझ बिल्कुल नहीं आती थी तो पॉलिटी में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आपकी जो पॉलिटी को लेकर जो भी परेशानियां होंगी कि समझ नहीं आ रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद और इस सीरीज़ के बाद पूरी तरह से आपकी खत्म हो जाएंगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को दोस्तों आपको 2 बार देखना है, समझिए मेरी बात। एक पेन पेपर लेके बैठेंगे आप सभी लोग साथ में। पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को आप एक कहानी की तरह सुने पहले, क्योंकि पहले एक कहानी की तरह सुनेंगे तो आपके माइंड में एक ओवरव्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा पॉलिटी के बारे में, क्योंकि मैं इस तरह से कहानी फॉर्म में ही आपको पॉलिटी जो है वो समझाने वाला हूँ। उसके बाद आप दोबारा इस वीडियो को पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या करना है, नोट मेकिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, नोट मेकिंग करनी है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता जाता हूँ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। इस तरह से यदि आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया, एक बार कहानी की तरह, दूसरी बार नोट मेकिंग की तरह, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप इसके बाद पॉलिटी कभी भूलेंगे नहीं। हमने इसको इतने सिंपल सरल शब्दों में रखा हुआ है कि आप सभी को समझ आएगी पॉलिटी। तो दोस्तों प्लीज़ लास्ट तक रहें, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो ये हमारा 0 टू हीरो कोर्स है पॉलिटी के लिए दोस्तों। हमने कोर्स इस तरह से बनाया हुआ है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिटी में तो भी आप पॉलिटी के मास्टर बन जाएंगे हमारे कोर्सेज़ के बाद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो देखिए जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है वो कोर्स कुछ इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कंटेंट ऑफ कोर्स की यदि हम बात करें तो कोर्स को हम इन पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। 30 क्लासेस को हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि पहली क्लास जो है आज की आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है, दूसरी क्लास संविधान सभा पर होगी, तीसरी उद्देश्यका पर होगी, चौथी संविधान के स्रोतों पर होगी, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ये 30 चैप्टर्स हैं और इन 30 चैप्टर्स को हम मतलब पूरी पॉलिटी को, पूरी लक्ष्मीकांत को या कोई भी बुक आप ले लेंगे, उस बुक को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको कोर पॉइंट यही मिलेंगे। हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट के लिए एक एक डेडिकेटेड क्लास देंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और वो टॉपिक आपका इतना शानदार हो जाएगा कि आपको जो पॉलिटी अभी तक एक बुक दिखती है वो आज से आपको पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ 30 भाग दिखेंगे, 30 छोटे छोटे मॉड्यूल दिखेंगे पॉलिटी में, और आपका आज से नज़रिया बदल जाएगा पॉलिटी को समझने का, पॉलिटी को पढ़ने का। ठीक है, तो शांत दिमाग से कूल एंड काम होकर इस पूरी क्लास का मज़ा लीजिए दोस्तों। बात करते हैं हम भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों बनाया गया है, सबसे पहले बात ये आती है। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, हम डिस्कस करेंगे। बस आप पहले एक बार कहानी की तरह सुनिए इसे और उसके बाद दूसरी बार वीडियो को देखें रात में और नोट मेकिंग करते जाएंगे इसके बाद, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, 1947 से पहले हम सभी गुलाम थे। भारत देश एक गुलाम, भारत गुलाम था, उपनिवेश था ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, हम कॉलोनी थे अंग्रेज़ों की। तो उसमें क्या होता था, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती थी। हमारे सामने एक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, या उससे पहले कंपनी रूल था, और हमें उनकी चीज़ों को फॉलो करना होता था। हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते थे, हम अपने अनुसार अपने लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाते थे। मतलब बहुत सारी परेशानियां थी जब हम गुलाम थे। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद एक चीज़ सामने आई कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें मौका दे कि हम अपने लिए नियम अपने स्तर पर बना सके। और वहीं पर बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। हम शुरू करें उससे पहले एक चीज़ आप लोग नोट जरूर कर लें कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है आज की डेट में। मतलब भारतीय संविधान से बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या और क्यों। तो देखिए जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने हम सभी हिंदुस्तानियों को मौका दिया कि हम अपने लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक है, अपने लिए कानून बनाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिट करेंगी, जिनके लिए हम चलेंगे, जो हमारे लिए काम करेंगी, जो हमारे लिए विचार करेंगी, जो हमारे हितों की रक्षा करेंगी। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम आपने ही बनाया है। हम आपने से बनाने का मतलब है दोस्तों कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो चुनकर गए थे, उन्होंने ये संविधान बनाया। मतलब उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया और हमारे अपने लिए जो है ये संविधान बनाया है। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान भारतीय नागरिकों को शक्ति देता है कि अपने अनुसार चीज़ें डिसाइड करने की, अपने अनुसार चीज़ों को चुनने की, अपने लिए पॉलिसीज़ बनाने की और उन पर चलने की। ठीक है, तो यही भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है बनाने का, और इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय संविधान जो है वो बनाया गया है। और आप सभी याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है भारतीय संविधान। तो इस चीज़ पर आपको ज़रूर गर्व महसूस करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों 3 डेट जो हैं वो लिखी हुई हैं। पहली, चूँकि मैंने दोस्तों क्लास में लिखा हुआ है आपको कि हम क्या बताने वाले हैं, आपको क्लास में मैंने लिखा हुआ है कि मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने वाला हूँ आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पहले, मैंने ये छोटा सा 5 मिनट का एक छोटा सा पोर्शन रखा हुआ है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान के बारे में 2-4 चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए भारतीय संविधान क्या है। उसके बाद हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने भारतीय संविधान क्यों आया ये समझा। अब बात करते 6 दिसंबर 1946 एक तारीख क्या है। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो होती है उसकी स्थापना की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो स्थापना
6 दिसंबर 1946 को की गई थी, याद रखेंगे। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। याद रखेंगे सभी लोग, याद रखने की कोशिश अभी ना करें, अभी सिर्फ सुनते जाएं, है ना। याद रखेंगे का मतलब मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी सिर्फ आप कहानी की तरह सुने, दिमाग पर बिल्कुल भी जोर ना डालें, अभी सिर्फ सुने। सेकेंड राउंड में आप इसकी नोट मेकिंग करेंगे। तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, और इस पहली मीटिंग में जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे, इन्होंने इस चीज़ की जो है अध्यक्षता की। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग हुई, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये भी टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो इसके बने रहे। ठीक है, इसके बाद बात आती है दोस्तों, बहुत सारी कमेटियां बनी। अब कमेटियां क्यों बनी? क्योंकि भारतीय संविधान छोटा तो है नहीं, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें होनी थी, बहुत सारे काम होने थे। तो उन बहुत सारी चीज़ों के लिए, उन बहुत सारे कामों के लिए 8 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी? 8 समितियां बनाई गई थी। और उन 8 समितियों को अलग अलग कार्य जो है वो दिए गए थे कि आपको ये कार्य करने हैं, और इन सभी कार्यों को कर कर लाना है, तभी ये संविधान पूरा बन पाएगा। तो 8 समितियां बनी थी। उनमें से आज एक समिति का नाम मैं लूंगा, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, संविधान निर्मात्री सभा बोल सकते हैं हम जिसे। ठीक है, जिसका काम था संविधान को ड्राफ्ट करना, संविधान की ड्राफ्टिंग करना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी आज जयंती है। और कोइंसिडेंटली आज हम उसी दिन से उस संविधान को पढ़ रहे हैं जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी बात है कि 8 समितियां बनी थी। 8 समितियों में से एक इंपॉर्टेंट समिति जिसका कि नाम लिया मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसको कि हेड किसने किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। ठीक है, उद्देशिका की। इसे ही हम प्रस्तावना बोल सकते हैं, प्रियम्बल बोल सकते हैं, या संविधान की उद्देशिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 उद्देशिकाएं ली हुई हैं। एक यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और एक यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 3 वर्ड है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और यहाँ पर आप देखेंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात करी गई है। तो ये अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, समझिए जरा, ये हमारी मूल उद्देशिका है, ये हमारी संविधान की मूल उद्देशिका है। अब उद्देशिका क्या होती है जरा शॉर्ट में समझ लेते। उद्देशिका एक तरह से जैसे एक बुक होती है दोस्तों, तो एक बुक डिटेल में होती है, लेकिन आगे उसका इंडेक्स होता है कि इस बुक में क्या क्या है। वैसे ही संविधान का जो इंडेक्स है वो क्या है? उद्देशिका है इसकी। ठीक है, संविधान के उद्देशिका को देखकर आप समझ सकते हैं कि संविधान, इस पूरे संविधान में दुनिया के सबसे बड़े लिखित डॉक्यूमेंट में किस चीज़ की जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये मूल उद्देशिका थी जब संविधान बना था, ये तब उद्देशिका थी। ठीक है, उसके बाद 42वां अमेंडमेंट हुआ था। 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वें अमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में सोशलिस्ट वर्ड को और सेक्युलर वर्ड को क्या किया गया था? जोड़ दिया गया था। इन 2 शब्दों को जोड़ दिया गया था। यहाँ पर देखिए सोवरेन है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन 2 शब्दों को जोड़ दिया गया था। परेशान ना हो, मैं हिंदी में आगे बताने वाला हूँ, अभी इसे समझिए। तो 2 शब्दों को जोड़ दिया गया था। एक तो किस शब्द को जोड़ा गया था? सोशलिस्ट को, और एक सेक्युलर को। आगे मैं इन शब्दों को भी समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, तो इन शब्दों को जोड़ दिया गया था 42वें संशोधन में। और 42वें संशोधन को अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये सॉरी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है गाइस, याद रखना है आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव जो हुए थे। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। अब ये यहाँ पर जो उद्देशिका यहाँ पर इंग्लिश में थी, वही उद्देशिका मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दी कि बच्चे समझ सकें। तो यहाँ पर क्या है कि ये पढ़िए पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर पहली लाइन में किसको रखा गया है? द पीपल को। तो संविधान ने सबसे ज़्यादा पावर जो दी है वो किसको दी है? हमें दी है। हम भारतीय नागरिक जो हैं, हम भारतीय नागरिकों को संविधान ने सबसे ऊपर रखा है। मतलब हम राजनेताओं से,
एग्जीक्यूटिव बॉडीज से, जुडिशरी से, सभी से ऊपर है ना, क्योंकि संविधान हमारे लिए ही बनाया गया और संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम ही हैं, सबसे ज़्यादा जो पावर दी गई हैं वो हमें ही दी गई हैं। हम मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिकों को दी गई है। तो यहाँ पर आप प्रेमबल जो है वो पढ़ सकते हैं, जो उद्देश्य का है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वो भारत को बोला गया। अब इन शब्दों को जरा हम समझने वाले आगे। तो यहाँ पर मैंने वो जो 4 शब्द थे उनको लिख लिया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। इन चारों शब्दों का मतलब क्या है बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोवरेन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सोवरेन वर्ड क्यों जोड़ा गया था मूल संविधान में, जरा समझिए। इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि हम पहले गुलाम थे। जब हम गुलाम थे दोस्तों, तो आपने देखा होगा उस समय जब संविधान नहीं था तो ब्रिटिशर्स आए, मतलब अंग्रेज आए, तो उन्होंने अपनी नीति नियम हमारे ऊपर थोपे, ठीक है। उनसे पहले जो सत्ताएं थी, साम्राज्य थे, उन्होंने अपने नीति नियम हमारे ऊपर थोपे। मतलब जो आता था वो हमारे ऊपर अपने नए नए नीति नियम डालता था, हमें मजबूर होकर उनका पालन करना पड़ता था। तो जब भारत एक स्वतंत्र देश बना, भारत जब एक स्वतंत्र देश बना, तो इस चीज़ की अहमियत समझी गई, इस चीज़ की ज़रूरत समझी गई कि अब जो ये भारत एक गणराज्य बन गया है, इसके नियम कानून में, इसकी पॉलिसी में किसी बाहर के आदमी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का आदमी आकर भारत की स्वतंत्रता पर, भारत की नीतियों पर हस्तक्षेप करे। तो सोवरेन वर्ड का मतलब होता है कि किसी देश की पॉलिसी में किसी दूसरे देश का इंटरफेयर नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा देश, कोई बाहर की शक्ति आकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना हस्तक्षेप करेगी। तो सोवरेन शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति आकर भारतीय गणराज्य की पॉलिसीज़ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, नियमों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो सोवरेन शब्द का मतलब आई अब समझ आ गया होगा। सोशलिस्ट शब्द का मतलब समझिए। सोशलिस्ट शब्द का मीनिंग मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ दोस्तों। सोशलिस्ट शब्द का मतलब ये है कि भारत में क्या होता है दोस्तों, भारत सोशलिस्ट टर्मिनोलॉजी को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि भारत में होता है कि लोगों से पैसा लेकर लोगों पर ही खर्च किया जाता है। लोगों से पैसा कैसे लिया जाता है, अब आपसे छीना नहीं जाता पैसा, आप टैक्स के रूप में पैसा देते हैं सरकार को, और उस पैसा सरकार लगभग आपको ही वापस कर देती है। आपको वापस करने का मतलब क्या है कि आपके लिए सड़कें बनाती है, आपके लिए मेडिकल सुविधाएं देती है, स्कूल बनाती है ना, और भी कई तरह की सुविधाएं देती है। तो इसमें जो पैसा खर्च होता है सरकार के पास, वो कहाँ से आता है, वो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही आता है। तो सोशलिस्ट शब्द का मतलब यही होता है कि सरकार हमारे द्वारा लिया गया पैसा हमें ही वापस करती है विभिन्न सुविधाओं के रूप में, और कई बार डायरेक्ट पैसे के फॉर्म में भी देती है। जैसे कि आज के समय हमें बहुत सारी सब्सिडियां दी जा रही हैं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दी जाती है। तो जो सब्सिडीज दी जा रही है, ये डायरेक्ट एक तरह से हमारा पैसा हमें वापस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सोशलिस्ट का मतलब हम समझ चुके हैं। अब सेक्युलर शब्द का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए संविधान में राष्ट्र वर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको, संविधान में हमेशा आपको राज्य शब्द मिलेगा। और राज्य से मतलब स्टेट से नहीं है कि एमपी, यूपी या हैदराबाद, तेलंगाना। यहाँ पर राज्य से संबंध है भारत देश का, ठीक है। तो सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर शब्द का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है या भारत का कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत किसी एक धर्म को या किसी विशेष धर्म को अपनाए हुए नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान अवसर, समान सम्मान और समान अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, ठीक है। तो यह कहलाता है सेक्युलरिज्म, कि भारत एक सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष राज्य। और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब हम सभी को पता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। तो ये चारों शब्द थे जो हमारे संविधान की उद्देशिका में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये शब्द बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर होती है, जो शक्तियाँ होती हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जरा ऐसे भी समझ लीजिए। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 चीज़ें जो हैं
मतलब पूरे देश में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरी है एग्जीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब वो जो कानून बनाएंगे। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? कानून को बनाना, जैसे आपकी पार्लियामेंट, आपकी संसद। एग्जीक्यूटिव बॉडीज वो होती हैं जो उन नियमों का पालन करती हैं या करवाती हैं, यानी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जुडिशरी मतलब आपकी न्याय व्यवस्था। जुडिशरी मतलब आपकी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या करती है? ये देखती है कि लेजिस्लेटिव द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं क्या वो सही हैं, और जुडिशरी के पास पावर है, न्यायपालिका के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाए हैं उनको बोल सकती है कि ये संवैधानिक नहीं है, अतः इन्हें वापस लिया जाए। तो ये पूरी पावर हमारी न्यायपालिका को दे दी गई है, न्यायपालिका को सौंपी गई है। और ये तीनों बॉडियां एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं है, ये तीनों बॉडी एक दूसरे से क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ये तीनों बॉडी एक दूसरे से क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। तो जी हाँ, न्यायपालिका के पास शक्ति है कि वो सरकार को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को फटकार लगा सकती है कि यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपको रोकना है। क्यों? क्योंकि जुड़ी न्यायपालिका को संविधान का गार्जियन कहा जाता है, पालक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो हमारे चैप्टर की मेन थीम है, जो हमारा पहला चैप्टर है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उससे पहले ये चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी थी क्योंकि आपको पता तो चले कि आपका संविधान क्या है, संविधान में क्या कैसा होता है। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको आपके संविधान के बारे में दिया। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमें ज़रूर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम क्यों पढ़ते हैं? पहली चीज़ ये कि ये चीज़ें तो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर पॉलिटी में पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ज़रा एक चीज़ को समझिए आप सभी लोग। जब ब्रिटिशर्स भारत आए, ब्रिटिशर्स ही क्यों लेते हैं हम? देखिए, और भी कई यूरोपियन देश आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इसलिए लेते क्योंकि ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है, ब्रिटिश का जो प्रभाव है भारत की राजनीति पर, भारत के आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर या भारत के इतिहास पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम अंग्रेज़ों को पढ़ते हैं। तो उनके आने की वजह से भारत में बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, चाहे वो ब्रिटिश सरकार ने ही क्यों ना निकाले हो। तो वहीं से समय समय पर ज़रूरत पड़ने लगी थी नियम बनाने की। कई बार कंपनियां जो हैं, यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया था तो उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए, उन्हें बांधने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, जो अंग्रेजी शासन था, जो ब्रिटेन में बैठा था, उसने समय समय पर क्या किया? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नियम बनाने चालू किए और उनको बांधना शुरू किया। तो जो रूल और नियम कानून थे वह एक तरह से छोटे छोटे संविधान ही तो थे दोस्तों। तो संविधान को समझने के लिए हम इन छोटे छोटे नियमों को पढ़ना शुरू करते हैं, और यही कहलाती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यही क्या कहलाती है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में जितने भी पुराने नियम बने हैं उन नियमों को पढ़ने वाले हैं, और उन नियमों का भारत के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के इतिहास में उनका क्या इफेक्ट रहा, उनका क्या प्रभाव रहा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात हम करेंगे 1600 से। शुरुआत हम करेंगे 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी से ही हम शुरुआत क्यों करेंगे दोस्तों? 1600 ईस्वी से शुरुआत हम इसलिए करेंगे क्योंकि 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों का भारत आगमन हुआ था। 1600 ईस्वी के साथ अंग्रेज़ों का भारत आगमन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना हुआ था और वो भारत में एक विशेष फरमान लेकर आई थी। फरमान किसने दिया था उन्हें? फरमान दिया था उन्हें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने। किसने दिया था ये फरमान उन्हें? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने दिया था, और उस फरमान को बोलते थे चार्टर। और ये एक तरह का एकाधिकार देती थी उन्हें। किसे एकाधिकार देती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान, ये चार्टर, चार्टर का मतलब फरमान होता है, विशेष अधिकार। वो अधिकार इन्हें एक तरह की स्वतंत्रता, एकाधिकार देता था अपना विस्तार करने का, अपना व्यापार करने का। ठीक है, एक मोनोपोली बना दी जाती थी। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत आई। ठीक है, अब भारत आई तो भारत आकर इन्होंने व्यापार किया, बहुत सारा पैसा कमाया दोस्तों। भारत आए, भारत आकर व्यापार किया और भारत में बहुत सारा पैसा कमाया। इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है वो दीवानी भी मिल गई। कब मिली इससे मतलब नहीं है क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का मतलब ये है कि उन्हें वहाँ का राजस्व वसूलने का मौका मिल गया। अब हुआ क्या कि उन्होंने वहाँ का राजस्व वसूला, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन हुआ क्या कि कंपनी के अधिकारी तो अमीर होते गए, लेकिन कंपनी कर्ज में चली गई। अब कंपनी को तो किसने भेजा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा है, अंग्रेजी शासन ने भेजा है, और जो कंपनी है वो कर्जे में चली गई। अब जब कंपनी कर्जे में चली गई तो भाई कंपनी के लोग गए अपनी सरकार के पास और सरकार से बोला कि हमारी कंपनी कर्जे में चल रही है, आप हमारी मदद करें। तो सरकार ने बोला भाई कि आप इतना वहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं, फिर कंपनी घाटे में क्यों आ रही है? हमने तो आपको मुनाफा कमाने भेजा है, आप तो उल्टा हमसे मदद मांग रहे हैं। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को बांधने के लिए, कंपनी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने चालू किए, और यहीं से हम एक तरह मान सकते हैं कि भारत में एक तरह से संविधान की या नियम बनने की जो शुरुआत होती है। तो कंपनी के कार्यों को संभालने के लिए तथा उन्हें रेगुलेट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन ने कुछ नियमों का बनाना और उनका पालन करवाना शुरू किया। तो इसके तहत बने रेगुलेटिंग एक्ट बने, चार्टर एक्ट बने और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बने। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बने और चार्टर एक्ट जो थे ये हर 20 साल बाद रिव्यू किए जाते थे। मतलब शासन ने एक ऐसी व्यवस्था करी, ब्रिटिश शासन ने, कि हर 20 साल बाद वो नियमों को रिव्यू करते थे, उनमें कुछ सुधार करते थे यदि ज़रूरत होती थी, और जो कंपनी को लाइसेंस दिया गया था उस लाइसेंस को रिव्यू करते थे और रिन्यू करते थे, उसे पुनः क्या बोल सकते, एक्टिव करते थे जो कंपनियों के पास लाइसेंस होते थे। तो जो चार्टर एक्ट होता था वो हर 20 साल बाद आता था। मतलब पहला जो रेगुलेटिंग या चार्टर एक्ट बोल सकते हैं वो 1773 में आया। तो उसके बाद 20 साल बाद कब आया? 1793 में आया। 1793 के बाद अगला कब आएगा? 1813 में आया। और 1813 के बाद 1833 में आया। ठीक है, और 1833 के बाद कब आएगा? 1853 में आएगा। 1833 के बाद 1853 में। तो याद रखना है दोस्तों आपको एक क्रम। पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट था, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में चार्टर को ही रिव्यू किया जाता था। चार्टर क्या होता था? फरमान। पहले जो चार्टर एक्ट था, पहला चार्टर एक्ट था, उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद इन्हीं को चार्टर एक्ट बोला गया, और इनका काम क्या था? जो चार्टर मिलता था, जो फरमान मिलता था, जो एक विशेष लाइसेंस मिलता था, उसको रिव्यू करना। ठीक है, तो सबसे पहला आया 1773 में, और ये हर 20 साल बाद रिव्यू होता था। तो अगला कब आएगा? 1793 में। 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, और 1833 के बाद 1853। 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसे ऐसा माना गया कि यह अंतिम चार्टर एक्ट है, अब इसके बाद किसी भी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है चार्टर में। ऐसा माना गया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वह अपने आप में परिपूर्ण है, और इसके बाद किसी भी तरह के चार्टर एक्ट में संशोधन की आवश्यकता अब नहीं है, ऐसा मान लिया गया था। ठीक है, इसके बीच में भी दोस्तों कुछ छोटे छोटे नियम जो हैं वो आते रहे, उन्हें भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे, लेकिन जो चार्टर एक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो उनका क्रम ये रहा, मैंने आपको बता दिया। हाँ, है ना। यूपीएससी में पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्रमों को लेकर, तो आपको अब याद रखने चाहिए। जितने भी चार्टर एक्ट हैं उनका क्रम ये है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1773, 93, 1813, 1833, 1853, 20-20 साल आप जोड़ते जाएंगे, चार्टर एक्ट आगे बनते जाएंगे। तो हम बात करने वाले सबसे पहले एक्ट की, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों ये। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख कर मेंशन कर दी हैं, जो चीज़ें संभव नहीं थी उन्हें मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी ज़रूरत विशेषकर क्यों पड़ी? ठीक है, तो अब हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये क्या है, ये हर 20 साल में जो है वो रिव्यू किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। हर 20 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, जो भी इसमें ज़रूरत होगी, जो जो इसमें अमेंडमेंट होगी वो इसमें किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सुधार हुआ था वो क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और जो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कहलाए वो कौन कहलाए? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन कहलाए? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स कहलाए। नाम एस लगा लेंगे आप यहाँ पर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नींव डाली गई। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता था जरा समझिए। क्या हो रहा था,
पहले हमने देखा कि जो कंपनी थी वो नुकसान में चली गई। जब कंपनी नुकसान में चली गई तो कंपनी गई अपनी सरकार के पास मदद मांगने, तो सरकार ने क्या बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जिसको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर दे दी कि जो कंपनी है वो कंपनी अपने राजस्व की, अपने व्यापार की, अपने मुनाफे हानि की, खर्च की सारी जानकारी जो है वो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। मतलब अब उत्तरदायित्व बन गया किसका? ये उत्तरदायित्व बन गया किसका? कंपनी का, कि उसे अब अपनी सारी जानकारी, जो अभी तक स्वतंत्र थी कंपनी, मनमानी कर रही थी, अब उसके पास एक बंधन आ गया कि उन्हें अपने हर एक काम की, हर एक खर्चे की, हर एक कमाई की, एक एक चीज की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देनी पड़ी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरह से कौन था? ब्रिटिश शासन था, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश शासन को इसकी जानकारी और सूचना आगे देता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो गवर्नर जनरल बंगाल का नियुक्त किया गया, उसके अंदर मद्रास के और मुंबई के गवर्नरों को डाल दिया गया, वो सभी उनके अंदर आ गए। और गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य होते थे, और इनके पास दोनों तरह की पावर होती थी। लेजिस्लेटिव पावर भी होती थी और एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी। ठीक है, जो एक परिषद बनाई गई थी वो लेजिस्लेटिव पावर भी रखते थे और एग्जीक्यूटिव पावर भी रखते थे। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, जो लेजिस्लेटिव होते थे वो कम प्रभावी होते थे और जो एग्जीक्यूटिव होते थे वो ज़्यादा प्रभावी होते थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसी एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1774 में की गई थी, कलकत्ता में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आता है, आता रहेगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1774 में की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। ठीक है गाइस, तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने भारत में एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या था? केंद्रीय प्रशासन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कहाँ की? ब्रिटिश की, वो चाहती थी कि कंपनी पर उसका एकाधिकार हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइम पावर बनना चाह रही थी उस समय विश्व में, और इस तरह से वो भारत को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। यदि कंपनी के हाथ में रहता तो शायद वो भारत को अपना उपनिवेश नहीं बना पाते, उतनी स्वतंत्रता यदि मिली रहती कंपनी को। इसीलिए उनको केंद्रीय शासन बनाना ज़रूरी था, ताकि सारी जो पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, ब्रिटिश शासन के हाथ में आ जाए, और जो कंपनी है वो उसके अंदर काम करे। यही जो है ब्रिटिश संसद चाहती थी, तो भारत को एक तरह से अपना उपनिवेश बना सके। ठीक है, ठीक है, लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं करेगी, धीरे धीरे करेगी। इस एक्ट के बाद कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की जो है वो मान्यता दी गई थी, और उस पर ब्रिटेन का संसदीय नियंत्रण जो था वो लागू होना शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात की हमने यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1974 में। एक नाम आप लोग जरूर नोट कर दें कि इस समय जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बना था, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। और इनके लिए अन्य 3 और न्यायाधीशों का जो है सहायता दी गई थी। वो 3 थे, चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लेमेंटन और हाइड, ये अन्य 3 जो उनके लिए सहयोगी जज थे जो नियुक्त किए गए थे, सहयोगी न्यायाधीश थे जो नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नींव डाली गई थी, और कंपनी के आला अधिकारी सारी जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना होती थी। साथ ही गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई 4 सदस्यों की, जिसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर दिए गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई, और 1974 में जो स्थापना की गई उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाह इम्पे थे। आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहुंचते हैं सेटलमेंट एक्ट 1881 ईस्वी। अब हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या था? जो 1773 में एक्ट आया, चूंकि पहला एक्ट था तो एक्ट पहली बार में कभी भी परफेक्ट नहीं होता दोस्तों, कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। ठीक है, तो वहां पर यह देखा गया कि कंपनी के मामले में एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी जो इंटरफेयर करती थी, साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी दखल जो है
वो कंपनी के क्रियाकलापों पर पड़ रहा था। मतलब दोनों लोग जो थे वो दखल दे रहे थे कंपनी के क्रियाकलापों पर। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेटलमेंट एक्ट 1781 ईस्वी में आया। इसे अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है, संशोधन एक्ट भी कहा जाता है। सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है, संशोधन एक्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है। 1781 में जो एक्ट आया था, ठीक है, इसने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया था और गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने की मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो दखल था कंपनी मामलों में उसे समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो दखल था कंपनी मामलों में उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले दो नियम यहाँ पर पढ़े, पहले दो एक्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम पहुँचते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। ठीक है, अभी 20 साल नहीं हुए, 73 में आया था। अगला एक्ट कब आना है? 83 में आना है। उसके पहले एक सेटलमेंट एक्ट आ चुका है और दूसरा कौन सा आ चुका है? तो पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका है। 93 में आने वाला है हमारा अगला रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट किसने दिया था? पिट्स ने, पिट्स द जूनियर, पिट्स द यंगर। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये एक्ट दिया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट ने देखा कि अभी भी बहुत सारी परेशानियां थी। ठीक है, अभी भी जैसा ब्रिटिश संसद चाह रही थी वैसा नहीं हो रहा था, कंपनी अपनी मनमानी अभी भी कर रही थी। मतलब कंपनी जो पूरी तरह से ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं आ पाई थी। ठीक है, मतलब ब्रिटेन ने भारतवासियों की नाक में दम किया था तो किया था, साथ में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम भी करके रखा था। तो यहां पर क्या हुआ? दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोहरा प्रशासन हमने पढ़ा था जब ब्रिटेन कंपनी की तरफ से भी पढ़ा था, जब उन्होंने बंगाल में किया था, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर दोहरे प्रशासन की नींव किसने डाली? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डाली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? दो बॉडियाँ बना दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो बॉडियाँ बना दी, एक बना दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरी बना दी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब अब अंकुश और बढ़ गया, अब पकड़ जो है और बढ़ गई और पूरी तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, पूरी तरह से केंद्रीय प्रशासन बन गया। कैसे? व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। और कंपनी से बोला गया भैया कि आप सिर्फ व्यापारिक मामले देखो, राजनीतिक मामले सरकार पर छोड़ दो। ठीक है, मतलब कंपनी को पूरी तरह से व्यापारिक मामलों तक जो है सीमित कर दिया इस एक्ट ने। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया? कंपनी को पूरी तरह से व्यापारिक मामलों तक बस सीमित करके रख दिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, वो साबित हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और पूर्ण रूप से जो है दोहरे प्रशासन की नींव डली और केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह से लागू हो गया। केंद्रीय प्रशासन जो था वो पूरी तरह से लागू हो गया। अब हम बढ़ते हैं चार्टर अधिनियम 1793 में। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक टाइप से चार्टर एक्ट था वो पहला। अब 20 साल हो चुके हैं और चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी आ गया, क्योंकि हर 20 साल बाद आना है उसको, तो ये आ गया। देखिए 1793 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कम जगह मिलेगा ये, स्टिल हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसने क्या किया? इसने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बस बोली, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड कौन कौन से हैं? पीछे दो बन चुके थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जितने भी बोर्ड के सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे, उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। बहुत बढ़िया। भारतीय राजस्व से देने का मतलब क्या? कि जो रेवेन्यू, जो राजस्व, जो लगान कलेक्ट किया जाएगा, उसी से उन सबका वेतन दिया जाएगा, उसी से उन सबका वेतन दिया जाएगा। उससे पहले क्या होता था? जो उनका वेतन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आता था, ब्रिटिश संसद की तरफ से आता था। लेकिन अब बोला कि भाई अब भारतीय राजस्व से ही वहीं के वहीं आप इनके पेमेंट का सेटलमेंट करेंगे। यह था चार्टर अधिनियम 1793, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, ठीक है, 73 में आया, 20 साल बाद 93 में आया, अब 20 साल बाद 1813 में आया। अब इससे पहले 20 साल के फेज़ में कोई भी बीच में यहाँ पर नहीं टपका आपका कोई एक्ट, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो अब जो 1813 का चार्टर एक्ट है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं।
यहाँ पर कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब कंपनी को और आगे 20 वर्ष काम करने की जो है वो अनुमति दे दी गई। लेकिन जब कंपनी आई थी, मैंने पढ़ा था जब 1713 में कंपनी आई, 1773 के से पहले जब कंपनी आ चुकी थी, तो कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेकर आई थी, चार्टर। और चार्टर के अनुसार, उसे फरमान के अनुसार उन्हें एकाधिकार प्राप्त था बिजनेस का, व्यापार करने का भारत में एकाधिकार जो था वो प्राप्त था। अब कंपनी से वह एकाधिकार जो था वो छीन लिया गया था। तो 1813 में कंपनी का भारत में जो एक व्यापार करने का एकाधिकार था उसको छीन लिया गया, उस अधिकार को छीन लिया गया था, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे छीनने के साथ ही उसे चीन में व्यापार करने का एक अधिकार दिए रखे थे, ठीक है। और कुछ ब्रिटिश नागरिकों को कुछ सीमित संसाधनों के साथ, कुछ सीमित सीमाओं के साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। अब भाई एकाधिकार इनका समाप्त हुआ तो ब्रिटिश नागरिकों को, पहले एकाधिकार कंपनी का था कि सिर्फ कंपनी जो है वो व्यापार कर सकती थी भारत में, लेकिन कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और भारत में ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो चार्टर अधिनियम 1813 से ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, ठीक है। अब फिर हम 20 साल आगे चलते हैं, क्योंकि हमें पता है चार्टर अधिनियम तो हर 20 साल बाद आता है। तो 1813 के बाद अब 20 साल में हम पहुंचेंगे 1833 में। तो अब अगला जो चार्टर अधिनियम है ये आ गया दोस्तों आपका 1833 ईस्वी में। आप सभी दोस्तों कहानी की तरह सुनते जाएं, मज़ा आता जाएगा आपको, परेशान ना हो, पूरा वीडियो लास्ट तक आराम से देखें, डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको, ठीक है। हम इसी तरह आराम से पढ़ते जाएंगे। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें मैं देख पाऊंगा कि आप लोग कितने अटेंटिवली और एक्टिवली क्लास को पढ़ रहे थे। तो चार्टर अधिनियम 1833 में आया, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब नोट बनाए तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्लियर। जो लिखा है वो भी ज़रूरी है और उसके साथ जो मैं बोलूँगा वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए प्यारे बच्चों। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, ठीक है, चार्टर अधिनियम के बाद, क्लियर। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वो पूरी तरह से भारत के गवर्नर जनरल जो हैं कहलाने लगे थे, भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे थे। आगे बढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिए गए। मतलब पहले जो थोड़े बहुत अधिकार कंपनी के पास थे वो भी कंपनी से छीनकर पूर्णतः किसे दे दिए गए, गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का जो है गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। यहाँ पर कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिए गए दोस्तों, समाप्त कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो भारत के लिए अच्छी की गई इस एक्ट में, वो ये थी कि भारत में उस समय दासत्वता बहुत थी, दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस अधिनियम के तहत जो दास प्रथा भारत में प्रचलित थी उसे विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, मतलब उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उसको उन्मूलित किया गया, मतलब उसे समाप्त किया गया। मतलब लगभग कोशिश की गई समाप्त करने की, लेकिन हर कोने से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक इसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये एक चीज़ थी जो थोड़ी सी अच्छी की थी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि चार्टर अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल वो बन गया, क्योंकि इस समय तक पूरे भारत पर जो है अपनी कॉलोनी बना ली थी, मतलब पूरे भारत पर अधिकार हो चुका था अंग्रेजों का। और गवर्नर जनरल को राजस्व के संबंध में संपूर्ण अधिकार जो है वो दे दिए गए थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम आया लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। और किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के अंतर्गत जो है यह किया गया था। और दास प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त करी गई थी, तो दास प्रथा
चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के अंतर्गत जो है वो की गई थी समाप्त। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी को देना चाहूँगा, दास प्रथा समाप्त की गई तो इस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल चल रहे थे। तो आपको बताना है कि जब दास प्रथा समाप्त की गई मतलब 1833 ईस्वी में, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। जितने भी लोग एक्टिवली पढ़ रहे हैं वो जरूर आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम रिवाइज कर लेते हैं 1833 के, कि कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः छीन लिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे, और कंपनी का जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से एक तरह से भारत शासन करना था। मतलब क्या किया गया, कंपनी के जो याद रखना, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब कंपनी से बोला गया कि भैया अब आपको बिजनेस नहीं करना भारत में। कंपनी से क्या बोल दिया गया कि आपको बिजनेस नहीं करना है अब भारत में। अब आपका काम क्या है, अब आप सिर्फ इतना करो कि भाई हमारी तरफ से भारत मतलब ब्रिटिश सरकार चलाओ अब बस। मतलब कंपनी पे अब तक व्यापार कर रही थी, लेकिन अब कंपनी से बोला गया कि आपको व्यापार नहीं करना है, अब सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना है। मतलब अब वो हमारे शासक बन गए। अभी तक वो एक कंपनी थे, ट्रेडर थे, लेकिन अब वो भारत के शासक बन गए थे, भारत के ऊपर शासन करने लगे थे। भारत के ऊपर शासन में किसका प्रतिनिधित्व करने लगे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करने लगे थे। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और चीज़ें थी वो ये थी कि जो उन्मूलन किया गया था ये 1843 तक समाप्त हो पाया था। मतलब 1833 में जो उन्मूलन की क्रियाविधि शुरू हुई थी, किसके उन्मूलन की? दास प्रथा की। ये 1843 में उन्मूलित किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों आपको याद रखनी है कि इस अधिनियम में एक धारा जोड़ी गई थी जिसको बोलते हैं धारा 87। ये ज़रूर चीज़ आप याद रखें, धारा 87। इसे जब आप नोट बनाए तो नोट कर लें उस समय कि इस अधिनियम में धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब इससे पहले क्या होता था कि भारतीय नागरिकों को किसी भी पद को नहीं दिया जाता था। भारतीय नागरिकों को जो उच्च पद है वो नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया गया और धारा 87 इस अधिनियम की क्या कहती है कि भाई इस कंपनी में कोई भी पद देने के लिए, कंपनी के अधीन किसी भी पद को धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके रंग या वंश के आधार पर उस पद से जो है वो किसी तरह से दूर नहीं रखा जा सकता। यदि वह उस पद की जितनी भी अर्हताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा करता है तो उसे वह पद दिया जाएगा। ऐसा कहा गया था, ऐसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लॉर्ड मैकाले के जो अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का जो है गठन किया गया था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में आपको जाननी ज़रूरी थी। ठीक है, तो हमने 73 का पढ़ा। 73 के बीच में कौन से दो एक्ट आए थे? एक आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आया, और 1784 में आया कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1773 के बीच में ये दो आ गए, लेकिन 20 साल बाद कौन सा आया? 1793 का चार्टर अधिनियम, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, और अब आएगा आपका चार्टर अधिनियम 20 साल बाद 1853 में। कौन सा आया? 1853 में। और इसे बोला जाता है लास्ट चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट इसे बोला जाता है, याद रखना है। इसे कौन सा चार्टर एक्ट बोला जाता है? अंतिम चार्टर एक्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ऐसा माना गया कि इस चार्टर एक्ट के बाद वो सारे संशोधन कर दिए गए थे जो जरूरी थे, और अब कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जिसकी जरूरत हो। मतलब इस चार्टर अधिनियम के बाद जो एक्ट बने थे, माना गया था कि वो पूरे हो चुके हैं, अब किसी और तरह के अधिनियम को बनाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब किसी और तरह के अधिनियम को बनाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं समाप्त हो चुकी हैं, सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, सारे सुधार हो चुके हैं, ऐसा मान लिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला गया था? अंतिम चार्टर एक्ट बोला गया था, लास्ट चार्टर एक्ट बोला गया था। इस पॉइंट को नोट करेंगे सभी लोग जब नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 जो है हम पढ़ रहे थे, तो इसे क्या बोला जाता है? अंतिम चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर एक्ट। चलिए, इसमें क्या किया गया था? इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो थी वो जोड़ी गई थी। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो जोड़ दी गई थी, वो ये थी कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई थी। कंपनी के
महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए क्या किया गया था, प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो जारी की गई थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था जब ये ओपन परीक्षाएं थी। इससे पहले तक एक कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता था, और उस कॉलेज को यदि भारतीयों को ज्वाइन करना होता था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते थे भाई? ब्रिटिशर्स होते थे। तो इट वाज उस समय ऐसा था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये लगभग नामुमकिन होता था। लेकिन 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं 1853 में क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को मतलब एक तरह से ओपन एग्ज़ाम कराए जाने लगे, और इसमें भारतीयों को जो है वो मौका मिलने लगा। और 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और लॉर्ड मैकाले समिति ने क्या किया था भाई? लॉर्ड मैकाले समिति की अध्यक्षता जो समिति थी वो क्यों बनाई गई थी? वो बनाई गई थी भारत प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी उपलब्ध कराए जाने की, अब भारतीयों की भी उसमें एंट्री हो सके, इसके लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की जो समिति है वो बनाई गई थी। तो याद रखना, पहला काम तो क्या हुआ था इसमें कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पहली बार ओपन एग्जाम हुए जिसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे स्वतंत्र रूप से। और इसमें 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति की जो है वो नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी किस चीज़ के लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी प्रवेश मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं कि वह कौन से भारतीय हैं, कौन से पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया था, जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया था। बहुत सारे बच्चों के इसके आंसर्स पता होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए फास्ट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है वो अलग कर दिया गया था। मतलब इस एक्ट के बाद क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। यहाँ पर विधायी है दोस्तों, ठीक है, विधायी नहीं है, विधायी है। मतलब विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए थे। जो विधि से संबंधित, नियमों से संबंधित कार्य थे उसको अलग कर दिया गया। जो प्रशासनिक कार्य थे, शासन संचालन के कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया था। और 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान परिषद कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, उन्हें विधान परिषद जो है कहा गया था। तो चार्टर अधिनियम 1853 की ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई थी लॉर्ड मैकाले की समिति के द्वारा, जो कि 1854 में आई थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, और इसके लिए 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका चार्टर अधिनियम 1853 भी खत्म होता है। आई होप चीज़ें स्लो जा रही हैं और आपको समझ आ रही होंगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब 1857 का भारत शासन अधिनियम सुपर इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए दोस्तों, 1853 के बाद कोई भी क्या बोला गया? 1853 को बोला गया लास्ट चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में तो कोई संशोधन नहीं किए गए। 1853 के बाद चार्टर एक्ट में तो कोई संशोधन नहीं किए गए। उन्हें यह लगा कि भाई सब कुछ शांत है, अब किसी भी तरह के अधिनियम की व्यवस्था, चार्टर एक्ट में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ क्या, भविष्य किसने देखा भाई? ठीक है, तो हुआ क्या, 1857 आया। 1857 आया, और 1857 में क्या हुआ था हम सभी जानते हैं, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो है वो आया। ठीक है, हम सभी जानते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी, खैर उन्हें हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। लेकिन 1857 के बहुत सारे कारण थे। धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इन सभी कारणों में जो राजनीतिक कारण हैं वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फोकस किया कि भाई राजनीतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो उन राजनीतिक कारणों में सुधार के लिए, अब देखिए चार्टर अधिनियम को तो अंतिम चार्टर अधिनियम बोल दिया गया था, तो उसमें तो बदलाव किए नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, चार्टर अधिनियम में तो बदलाव हो नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने देखा कि भाई राजनीतिक जो कारण हैं उन्हें बदला जाए पहले। तो राजनीतिक कारणों को बदलने के लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम उन्होंने दिया। 1857 का भारत शासन अधिनियम जो उन्होंने दिया, एक तरह से भारतीयों के दिमाग से खेलने का तरीका कि भाई अब ये भारत शासन का अधिनियम है, समझ रहे हैं, मतलब दिमाग से खेलने का तरीका भारतीयों से। अब 1858 में उन्होंने क्या किया, जो
भारत शासन था वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जरा कनेक्टिविटी को बनाइए आप सभी लोग प्यारे दोस्तों, कि इससे पहले हमने देखा था, पीछे मैं ले चलता हूँ ज़रा आपको, यहाँ पर आपने देखा था कि कंपनी के अधिकार को, जो व्यापारिक अधिकार थे, 1833 में ख़त्म कर दिए थे। 1833 में क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे। और अब कंपनी का काम क्या था यहाँ से, कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में शासन करना, ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में शासन करना, मतलब वो एक कंपनी नहीं रहेगी, एक तरह से ब्रिटिश सरकार को चला रही थी वो जितने भी ऑफिसर्स थे। तो भारत शासन भारत शासन से कंपनी शासन जो था वो ब्रिटिश काउन के हाथ में चला गया। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई तो भाई वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यार ये कंपनी वाले काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, बताओ इन लोगों को नहीं संभाल पाए, वहाँ पर जो है इतनी बड़ी क्रांति हो गई। और भारत जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन था वो विश्व शक्ति बनने की राह पर था, विश्व शक्ति बनना चाह रहा था, और भारत उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था। और भारत से जो बहुत सारा रेवेन्यू है, बहुत सारा राजस्व है जो उनके लिए आता था, तो भारत उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो 1857 की क्रांति थी वो अंग्रेज शासन के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ा झटका थी। तो शासन ने क्या कहा कि भाई कंपनी वाले तो ठीक से काम कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी को हटाया। पहले कंपनी क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, किसके लिए, ब्रिटिश शासन के लिए, हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया कि कंपनी के हाथों से शासन की बागडोर छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था, डायरेक्ट जो शासन था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया। और पूरी तरह से सीधा जो शासन चलने लगा था वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में चलने लगा था। ठीक है, और यहाँ पर मंत्री परिषद का सृजन होना शुरू हुआ। और यहाँ से क्या सृजन होना शुरू हुआ, मंत्री परिषद का सृजन होना जो है वो शुरू हुआ। अब मंत्री परिषद जो बनी थी पहली बार, मंत्री परिषद जो पहली बार बनी थी उसमें 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे। 15 सदस्य में से 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा आए थे, मतलब वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से आए थे। और जो 7 सदस्य थे वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होते थे, मतलब जो कंपनी पहले से रूल कर रही थी उसके 7 सदस्य होते थे। ज़रूरी वो सदस्य इसलिए थे क्योंकि वो भारत पर इतने दिनों से शासन कर रहे थे, तो चीज़ों का नॉलेज, ज्ञान, समझ उन्हें थी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। किस एक्ट के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। और वो ये थी कि भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद की गई थी। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद की गई थी। और एक बहुत बड़ा जो चेंज यहाँ पर किया गया था वो चेंज ये था कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था, उसका आंसर ये रहा ऊपर। जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश कंपनी से हटकर कहाँ पहुंच गया था, ब्रिटिश क्राउन में पहुंच गया था। और जो वायसराय शब्द था ये डायरेक्ट किसका प्रतिनिधित्व करता था, क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था। इसीलिए गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। कौन कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि जो लॉर्ड कैनिंग है ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहलाए। इस एक्ट को एक बार हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़, इस एक्ट में जो सरकार बनी इसे गुड गवर्नमेंट एक्ट कहा गया, इसीलिए याद रखना, इस एक्ट से जो सरकार बनी थी उसे गुड गवर्नमेंट कहा गया था। गुड गवर्नमेंट क्यों कहा गया था, क्योंकि यह एक तरह से अच्छे के लिए काम कर रही थी और सारी अच्छी चीज़ें इसमें थी, ऐसा माना गया था, इसीलिए इसे बोला गया गुड गवर्नमेंट। ठीक है, एक और चीज़ इस एक्ट में आप याद रखेंगे कि इस एक्ट के बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के बाद मुगल सम्राट के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। हुआ क्या था, 1857 की जब क्रांति, तो 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किसने किया था, मुख्य रूप से अपना जो ओवरऑल नेता किसको बनाया गया था दिल्ली के लिए, बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया था। तो बहादुर शाह जफर जफर को खत्म किया गया और उसके बाद क्या कर दिया गया था, मुगल शासक के पद को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कोई मुगल शासक रहेगा, ना कभी वो लीडरशिप ले पाएगा, कभी वो उनका
नेता बन पाएगा। इस तरह की सोच के साथ मुगल साम्राज्य के पद को जो है वो खत्म कर दिया गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे अपनी जितनी भी उलझने थी, अड़चने थी, भारत में शासन करने के लिए उनको खत्म करती जा रही थी एक तरह से। तो कंपनी के हाथों से शासन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय क्यों किया गया? क्योंकि वायसराय सीधा प्रतिनिधित्व किसका करता है? ब्रिटिश क्राउन का करता है। उसके अलावा जो पद था, मुगल साम्राज्य का पद था, वो खत्म कर दिया गया था। मतलब आगे कोई भी मुगल साम्राज्य का शासक नहीं बन सकता था। भारत में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी मंडल द्वारा होते थे। और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। और वह राज्य सचिव क्यों किया गया था? जो राज्य सचिव था यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब ये वही काम करता था जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी, ब्रिटिश संसद कहती थी। ये वैसा ही काम करता था जैसा ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी, ठीक है, क्लियर। और इसका मतलब ये है कि भारत में प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण किसका था? राज्य सचिव का था। और राज्य सचिव किसके लिए था? ब्रिटिश संसद के लिए था। मतलब इनडायरेक्टली भारत पर पूरा शासन अब किसका आ गया? ब्रिटिश संसद का आ गया था। किसका आ गया था? ब्रिटिश संसद का आ गया था। क्योंकि इसका वाक्य अंतिम माना गया था। जो ये बोल देता था वही होता था, वैसा ही होता था। क्योंकि एक्चुअल में इसने जो बोला है वो क्या बात बोली होगी? जो बात ब्रिटिश संसद ने बोली होगी। इस तरह से ब्रिटिश संसद की डायरेक्ट जो है वो पहुंच हो गई भारत के ऊपर। ब्रिटिश संसद सीधे तौर पर भारत पर शासन करने लगी थी ब्रिटेन में बैठकर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लॉर्ड कैनिंग कौन रहे और हमारे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 को अब हम समझते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ये बोलता है, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का आरंभ किया। लॉर्ड कैनिंग ने किसका आरंभ किया? विभागीय प्रणाली का जो है वो आरंभ किया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई थी। लेकिन जो भी अध्यादेश गवर्नर जनरल पारित करता था इसकी अवधि मात्र 6 महीने रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? इसकी अवधि मात्र 6 महीने रखी गई थी। अब लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया था, विधान परिषद जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। इस विधान परिषद में भारतीयों को भी मनोनीत किया गया था। 1862 में पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और किस किस को किया था? बनारस के राजा को किया था, पटियाला के महाराजा को किया था और सर दिनकर राव को किया था। दिनकर राव को किया था। तो ये जो चीज़ें थी ये हुई थी। और यहाँ पर एक और बदलाव जो हुआ था जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषदों की जो सीधे तौर पर शासन की अनुमति प्राप्त हो गई थी, सीधे तौर पर विधि प्रक्रिया बनाने की अनुमति जो है वो उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। तो ये 1861 का आपका अधिनियम था। और हम पहुंचते अधिनियम में 1873 में। हमने 1773 से पढ़ना चालू किए थे अधिनियम। 1873 मतलब हमने 100 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। एक तरह से 100 सालों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली एक सिंगल वीडियो में। तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। 1873 अधिनियम में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। मतलब देखिए 1773 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियम कानून लगाए गए और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। और फाइनली कोशिश करते करते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे 100 साल बाद, 100 साल लगे 1773 से 1873 में पहुंचते पहुंचते 100 साल लगे। और इन 100 सालों में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो पूर्णतः भंग कर दिया गया था। और भारत पर पूर्णतः किसका शासन चलने लगा था? अब ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश क्राउन का जो है वो शासन चलने लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 साल का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी आज पहले वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसीलिए आगे अब 1873 से हम चलने वाले 1946 तक दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। तो जो बची हुई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो बचे हुए और नियम है, वो हम अपने दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, जिसका टाइम टेबल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमने पढ़े उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाती है जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने लोग एक्टिव थे इसको करने के लिए। तो पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो हम सभी को पता है कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप पॉज करके एक बार खुद से आंसर दें, उसके बाद मेरा आंसर सुने, क्योंकि तभी आपको अपनी प्रैक्टिस ध्यान में आ पाएगी कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और यह किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1774 में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? मैंने आपसे बोला था कि जो लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो मैं बोलूँगा वो भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं था बट मैंने बोला था आपसे, तो जिसने ध्यान से सुना होगा वो बता पाएगा कि इसका आंसर था सर एलिजाह एमपी। सर एलिजाह एमपी जो थे वो 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? यहाँ पर दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट है, पिन थोड़ा सा गलत लग गया है, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1984 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1984 में पारित हुआ था, और ये पिट्स द यंगर ने पिट्स द जूनियर ने से पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार जो है वो छीन लिया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? यह किया गया था चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था वो छीन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो है वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम से यह कहा जाने लगा था। यहाँ पर एक ट्रिक देना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नर जनरल के सुधार होंगे, जितने भी क्या बोलते हैं सरकार में प्रशासनिक सुधार होंगे, वो सभी चार्टर अधिनियम के अंतर्गत होंगे। दोस्तों किसके अंतर्गत होंगे? चार्टर अधिनियम के अंतर्गत होंगे, क्योंकि चार्टर के द्वारा ही इन चीज़ों को बदला गया था, याद रखें। आगे बात करते हैं, किस एक्ट के तहत दास प्रथा को पूर्णतः विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत दास प्रथा को पूरी तरह विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? तो यह था आपका 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दूसरा ऑप्शन सही है इसका, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत की गई थी। 1858 के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट का पद किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? तो मुगल सम्राट का जो पद था वह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो क्लास है वो आज की ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, और अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें।